जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पॉलिटी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, और इस सीरीज में हम लोग अभी तक 180 क्वेश्चन देख चुके हैं। अच्छे से जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सबके फैक्ट कंसेप्ट साथ में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। अभी जो सीरीज है सारे एग्जाम्स के लिए यूपीपीएससी की, अच्छे से फॉलो करिएगा। साथ ही साथ हमारा अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। यूपीपीसीए 2024 आरओ री एग्जाम और बीओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। चलो जल्दी से वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 181 से हमें स्टार्ट करना है। अब देखो, इसमें बोला जा रहा है इंडिया में जो आपकी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत में महानगरीय आयोजन समिति। ठीक है, तो ये जो आपकी कमेटी होती है ना, ये सिर्फ आपके जो महानगर होंगे ना, ठीक है, महानगर, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे भैया ये महानगर क्या होता है, नगर तो सुना है। देखो, महानगर ऐसी जगह होती है, ऐसा एरिया होता है जहां पर आपकी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा अगर वहां पे आबादी हो, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो, तो उस जगह को हम लोग, उस नगर को महानगर बोलते हैं। तो अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा महानगर है, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक कमेटी होती है आपकी, समिति, उसका काम ये होता है कि जितना भी डेवलपमेंट का काम होना है ना उस महानगर में, ठीक है, जितनी भी विकास योजना चलनी है, कहीं पार्क बनना है, कहीं कुछ होना है, तो उसका ड्राफ्ट जो है ना वो कौन तैयार करती है, आपकी प्लानिंग कमेटी तैयार करती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको एक सेकंड वाला दिख ही जा रहा होगा, प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो महानगर है, महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो कमिटी बनी है ना, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई अपना एक अध्यादेश जारी करा उससे आपका कमिटी बना दी। ये जो आपकी कमिटी है ये संविधान के प्रावधानों के तहत ही बनी है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है, संविधान के जो आपके प्रावधान थे उसके तहत ये आपकी समिति बनी, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आपका आपके म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो आपका संविधान संशोधन हुआ है ना 1992 में, उसी में ये दे रखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए वाला 1 एंड 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो बोला जा रहा है आपका जो लेखा मत होता है, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट, ठीक है, जो इंटरिम बजट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, होता है क्या, देखो इंटरिम बजट एक बार समझ लो पहले क्या होता है। देखो जो इंटरिम बजट होता है ना, जैसे आपका जो 2024 था ना, इसमें सरकार ने कौन सा बजट पेश किया था, इंटरिम बजट पेश किया था, क्योंकि ये पूरे साल का नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ ही महीनों का होता है। देखो जब भी आपका चुनाव होता है तो हो सकता है कि उस समय बीजेपी की सरकार थी 2024 के शुरू में, लेकिन चुनाव के बाद ये भी तो आपकी पॉसिबिलिटी थी कि सरकार बदल सकती है। तो भैया इसीलिए जो साल आपका चुनाव वाला साल होगा ना, वो सरकार पूरे साल का बजट पेश करती नहीं है, वो कुछ ही महीनों करती है। आपका फरवरी में तो पेश होता है, तो आपका अप्रैल मई जून के आसपास का बजट पेश हो जाता है। तो इस साल इंटरिम बजट पेश हुआ। और बजट में क्या दे रखा है, बजट में दे रखा होता है कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू सरकार का कहां से आएगा, सरकार का खर्चा कहाँ होना है। ठीक है, ये चीज दे रखी होती है। एक चीज और होती है आपका वोट ऑन अकाउंट, लेखा मत। ये इसलिए होता है कि मान लो खर्चा निकालना है, ठीक है, तो पूरा बजट पेश करने की जरूरत ना पड़े, बस हम लोग क्या करें, लोकसभा में लेखा मत करके अगर सरकार को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो वो निकाल सकती, कहां से, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से। अभी सब क्या होता है पुरानी वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस कौन सा हो गया, वो गया आपका सेकंड वाला। लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और प्राप्तियां दोनों शामिल है, यही मैंने आपको बताया। तो करेक्ट इसमें हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो अभी इस समय हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस योजना से, किस हमने कानून से लिया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उससे ज्यादातर जो है ना प्रावधान हमारे संविधान में है। ठीक है, बहुत से एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि बस हमने फोटो कॉपी कर दी हमारे संविधान
कि जो ये प्रेजेंट हमारा आजाद देश का संविधान है ना, और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, एग्जैक्ट फोटोकॉपी है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और हम लोग देखो, अगर यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबके जो ओपिनियन है ना वो एक बार आपको देखने चाहिए। ठीक है, ऐसा एकदम एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसा कैसे किसी ने बोल दिया। ठीक है, अगर फोटोकॉपी नहीं है तो आप तब भी समझो 70% के आसपास तो ना प्रावधान लिए ही गए हैं, सेम टू सेम है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, तो शक्तियां वाला भी इधर से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है आपके पैसा के बारे में। देखो अभी आपका जो ग्राम सभा, जो आपका पंचायत वाला कानून था, संविधान संशोधन, वो इस देश में 1992 में हुआ। लेकिन ये जो आपका कानून था पंचायत वाला, वो आपका जो भी जहां ऐसे एरिया जहां पे जनजाति लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, वहां पे उस इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था। उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अलग से कानून पास कराया गया, उसका नाम था पेसा। ठीक है, 1996 में। और इसमें ग्राम सभा को ना काफी इंपॉर्टेंट शक्तियां दे दी गई थी। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो इसमें शक्तियां क्या क्या दे रखी थी? बहुत शक्तियां थी। ग्राम सभा को ये भी शक्ति थी कि अगर मान लो अगर कोई जो वहां की जमीन है वो एलिनेट हो रही है, मतलब एक इंसान से दूसरी इंसान को क्या ट्रांसफर हो रही है, तो ग्राम सभा क्या उसको रोक सकता है। ट्रांसफर अगर मान लो जनजातीय लोग में आपस में हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया वहां पे वो जमीन हड़पना चाहता है, वहां पे आपका कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उस चीज को रोक सकती है आपकी ग्राम सभा, हस्तांतरण करने से रोक सकती है। फिर आपकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो लघु या सामान्य वन उपज है, जो लकड़ी के अलावा जो प्रोड्यूस निकल रहा है, जैसे बैम्बू वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस पर किसका अधिकार होगा? ग्राम सभा का। बिल्कुल सही है। तीसरी चीज है, मान लो माइनिंग करनी, खनन करना है, तो उससे क्या होगा ना, जनजाति लोग अपना शिफ्ट होना पड़ता है उनको, तो पोल्यूशन भी काफी होता है। तो ये भी जो लाइसेंस देगा ना, ये भी कौन देगी? ग्राम सभा। मतलब काफी शक्तियां दे रखी हैं पेशा के तहत। अब देखो एग्जाम में क्या पूछ सकता है? पहली चीज तो कब लागू हुआ? 1996 में, ये बता दिया, लिखा हुआ है। ठीक है, पंचायत वाला 1992 में आया था, लेकिन उसको शेड्यूल्ड एरियाज में लाने के लिए पैसा 1996 में आया है। और ये शक्तियां ये एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो पार्लियामेंट में जो आपका एडजर्नमेंट मोशन होता है ना, कार्य स्थगन प्रस्ताव, वो किस लिए लाया जाता है? वो लाया जाता है आपके, अगर मान लो कोई एकदम से देश में कोई बड़ा चीज हो गई है जिसके ऊपर डिस्कशन करना है, सार्वजनिक महत्व किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना, ठीक, इसके लिए लाया जाता है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर, जैसे मान लो मणिपुर में हिंसा हो गई थी पिछले साल, तो अब एकदम से उसको बात करनी है उस बारे में, तो भाई पार्लियामेंट में तो हर चीज का टाइम एलोकेट होता है किस चीज पे चर्चा हो सकती है, लेकिन एकदम से कुछ भैया हिंसा हो गई है, एकदम से कहीं पे बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, उसके ऊपर अगर चर्चा करनी है तो कौन सा मोशन लाया जाएगा? एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। ठीक है, विपक्षी लाते हुए उसी को चर्चा करनी होती है लोकसभा में। अगला देखो क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये समझो, इसमें बात हो रही है आपके एनजीटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, पहली चीज तो समझ लो, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। देखो इसका काम क्या होता है? देखो था क्या ना, एनजीटी बनाया गया आपका कब? 2010 में। होता क्या था ना इसके पहले, मान लो कोई पर्यावरण को लेके कोई केस है, जंगल कहीं कट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो हर इंसान कहाँ जाता था भैया? सुप्रीम कोर्ट जाता था या हाई कोर्ट जाता था। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले से कितने केस पेंडिंग है। अगर हम यहाँ पे जो पर्यावरण वाले केस है वो भी इन्हीं के ऊपर लाद देंगे तो कितने केस और पेंडिंग हो जाएंगे इनकी, यहाँ पर समझो इनको यहाँ पर भी टाइम देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। तो पर्यावरण केसेस को हैंडल करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया था, एनजीटी। ठीक है, उसमें जो जज होते हैं उनको पर्यावरण की नॉलेज भी होती है, तो इसका मेन काम यही है, पर्यावरण के केस को सुलझाना। ठीक, और ये बनाया किसके तहत गया था? एक हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में, वो ये बताता है कि सब लोगों को जो हेल्दी आपका पर्यावरण है ना, जो पर्यावरण स्वस्थ पर्यावरण, सबको उसका अधिकार है। ठीक है, प्रदूषण किसी को नहीं चाहिए और सब लोग जो है हेल्दी एनवायरनमेंट के हकदार है। तो पहले वाला जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, पहले वाला इसमें सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन चलो देखते हैं। अब इसमें देखो डीपीएसपी की बात हो रही है। अब देखो डीपीएसपी में कुछ आपके गांधीवाद सिद्धांत भी है। तो गांधीवाद सिद्धांत कौन से हैं? पहला तो यही है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ये गांधी जी ने बताया था, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर है आपका कि जो आपके गांव क्षेत्र है उसमें जो कुटीर उद्योग है ना, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करना, ये भी बिल्कुल सही है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? मान लो गाँव में भैया घरों में जो आपका उद्योग चालू हो जाता है, जैसे वहीं के, जैसे मान लो मटका बन रहा है, पॉट बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी कॉटेज इंडस्ट्री में मानेंगे। जो गांव में किसी घर में भी चालू हो सकता है,
आपस में ही, मतलब वहीं का जो आपका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, उसको लेके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? होगा बी वाला। बाकी भी आपके वो हैं डीपीएसपी, लेकिन वो गांधीवादी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनियन टेरिटरी को बोला जा रहा है कि जो राज्यसभा में संघीय क्षेत्र है उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता, रिप्रेजेंट नहीं होते। बिल्कुल गलत है। जो आपकी दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, ये रिप्रेजेंट है राज्यसभा में। फिर आपकी पुडुचेरी भी है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। पहला गलत है। दूसरा बोला जा रहा है कि चुनावी जो विवाद होंगे वो कौन सुलझाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त। गलत है। कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुलझाता है, ठीक है। तीसरा बोला जा रहा है संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा हो सकते हैं ओनली। बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट जो है आपके 3 चीजों से मिलकर बनाई, समझ लो भी। लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति इसका हिस्सा इसलिए है क्योंकि कोई भी आपका जो बिल है वो कानून तब बनेगा जब वो लोकसभा से भी पास हो जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, और फिर राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी वाला, नन, कोई भी नहीं सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर को लेके बात हो रहा है। बोला जा रहा है स्पीकर जो है अपना कार्यभार जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तब तक संभालते हैं। गलत है, ठीक है। जब तक लोकसभा इनको हटा नहीं देती है, मतलब लोकसभा के हिसाब से ही संभालेंगे। उस दूसरी चीज क्या है, इनको लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि सदस्य होना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। जैसे इस समय स्पीकर कौन बन गए फिर से? ओम बिरला। तो लोकसभा के जो सदस्य थे तभी बने हैं, ठीक है। फिर अगर मान लो इनको इस्तीफा देना, तो इस्तीफा किसको देंगे? वो देंगे डेप्यूटी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिग्नेशन किसको? इस्तीफा, तो डेप्यूटी स्पीकर को। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला सही है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते चलो, लास्ट इस वीडियो का। इसमें बोला जाए सुप्रीम कोर्ट का आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्र अधिकार कौन सा है? जो इसका मतलब ये है ऐसे केस जो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट भी है और साथ ही साथ में आपके डिस्ट्रिक्ट के भी कोर्ट है ना, वहां नहीं लेके जा सकते। मान लो ऐसे केस यहाँ लेके गए, यहाँ तो ये भगा देंगे, कहीं यहाँ नहीं आएंगे। ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कौन कौन से? अगर भारत सरकार या किसी राज्य के बीच में कोई विवाद है, पानी को लेके हो सकता है, किसी कानून को लेके हो सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, पहले वाला होगा, ठीक। उसके बाद में अगर इसमें बोला जाए चुनाव को लेके, तो चुनाव को लेके तो बिल्कुल नहीं, ये आपका हाई कोर्ट भी जा सकता है। फिर अगर आपका भारत सरकार और यूनियन टेरिटरी के बीच में है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो भारत सरकार के अधीन होती है, उसमें कोई केस बनता ही नहीं है। फिर अगर अलग अलग राज्यों के बीच में, जैसे अभी इस समय आप सुनते होगे दिल्ली हरियाणा का बीच में पानी को, यमुना के पानी को लेके विवाद चल रहा था कि भैया दिल्ली में पानी का संकट था। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हरियाणा से बोलो पानी भेजे। तो ये भी 2 राज्यों के बीच में जो विवाद है सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ वाला सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। एक बार और बता दूं, हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, आरओ री एग्जाम का भी चल रहा है। अगर एक जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज भी चल रही है इस चैनल पे, तो उसको भी जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी सीरीज है, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। कंप्लीट मैपिंग जो है ना आपकी पूरी हो जाएगी। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।